नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात है महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। दौलत व शोहरत की दौड़ में दबंगता के साथ आगे बढ़ते रहे मिक्की बख्शी को अपने अतीत पर ज्यादा रंज नहीं था। ये जरूर था कि वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे उसे फिर से जेल जाना पड़े। अपराध के क्षेत्र के जाने माने चेहरे अब भी उसके नाम से खौफ खाते थे। वो रसूखदार लोगों की महफिलों में शिरकत करने लगा था। उसने साफ सुथरी जिंदगी का नया सफर शुरू करने का संकल्प ले लिया था। अब वो पढ़ी लिखी पत्नी और इकलौते बेटे को कामयाबी के शिखर पर देखना चाहता था। उसने बीवी के नाम न केवल घर कारोबार कर दिया था, बल्कि नई चमचमाती कार की चाबी भी सौंप दी थी। जिस बीवी के लिए उसने इतना सब कुछ किया था, वही उसके जिगरी दोस्त ऋषि खोसला के साथ मिलकर उसके सीने में छुरा घोपेगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नागपुर ही नहीं, मध्य भारत में कूलर कारोबार में खोसला कूलर्स का एक बड़ा नाम है। जाने माने कूलर ब्रांड के संचालक ऋषि खोसला का भी अपना अलग ठाट रहा है। हैंडसम स्टाइलिश पर्सनैलिटी के तौर पर वो यारों दोस्तों की महफिल की शान हुआ करता था। कई छोटी मोटी फिल्मों में भी वो दाव आजमा चुका था। उन दिनों जमीन कारोबार में मंदी का दौर सा चल रहा था, लेकिन ऋषि मंदी के दौर में भी जमीन कारोबार में अच्छा कमा रहा था। लोग उसे बातों का धनी भी कहते थे। वो अपना कारोबार बढ़ाने की कला अच्छी तरह से जानता था। 37 साल का ऋषि नागपुर के जिस बैरामजी टाउन परिसर में रहता था, उसे करोड़पतियों की बस्ती भी कहा जाता है। इस बस्ती में सब बड़े लोग रहते हैं। ऋषि का छोटा सा परिवार था। परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा व एक बेटी थे। बेटा विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जो छुट्टी मनाने घर आया हुआ था। 20 अगस्त 2019 की रात करीब 9 बजे की बात है। ऋषि का भाई मनीष और बेटा शिरडी में साईं बाबा के दर्शन कर घर लौट रहे थे। ऋषि अपने कारोबार के जरूरी काम निपटाकर समय से पहले ही घर पहुंच गया था। घर पर उसने बेटे व भाई से मुलाकात की। भूख लगी थी, सो पत्नी को खाना लगाने को कहा। इसी बीच ऋषि खोसला के पास मधु का फोन आया। मधु उसकी खास महिला मित्र थी। वो उसके अजीज दोस्त विक्की बख्शी की पत्नी थी। कारोबार में भी मधु ऋषि की मदद लिया करती थी। मधु ने उससे कहा कि कड़बी चौक के नजदीक उसकी गाड़ी पंचर हो गई है, आप तुरंत आ जाइए। तुम वहीं रहो, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूं। कहकर ऋषि बिना खाना खाए ही घर से निकल गया। मधु का घर कड़बी चौक के पास कश्मीरी गली में था। कश्मीरी गली को नागपुर की सबसे प्रमुख पंजाबियों की बस्ती भी कहा जाता है। यहाँ बड़े कारोबारियों के बंगले हैं। कुछ देर में ऋषि मधु के पास पहुंच गया और मधु को घर पहुंचा आया। मधु को घर छोड़ने के बाद ऋषि अपनी कार से घर लौटने लगा। रात के करीब 11 बजे होंगे। ऋषि किसी काम से कड़बी चौक पर खड़ा था, तभी वहां खड़ी उसकी कार में एक ऑटो रिक्शा चालक ने टक्कर मार दी। ऋषि ने ऑटो चालक को फटकार लगाई तो ऑटो से उतरकर आए 3 युवक ऋषि से झगड़ा करने लगे। चौक पर वाहनों का आना जाना चल रहा था। झगड़ा होता देख वहां लोग जमा होने लगे। ऋषि की नजर ऑटो रिक्शा में बैठे एक शख्स पर गई। उसे देख ऋषि को ये समझने में देर नहीं लगी कि ऑटो में आए लोग संदिग्ध है और वे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कई दिनों से उसे हमला होने का अंदेशा था। ऋषि ने चतुराई से काम लिया। वो उन लोगों से झगड़ने के बजाय कार लेकर सीधे घर की ओर चल पड़ा। वो काफी घबराया हुआ था। बैरामजी टाउन में ऋषि के घर से कुछ दूरी पर गोड़वाना चौक है। ऋषि ने अचानक कार रुकी। उसे लग रहा था कि ऑटो वाले लोग उसे खोजते हुए उसके घर भी पहुंच सकते हैं। वो अपने बचाव के लिए कहीं भाग जाना चाहता था। ऋषि कार से उतरा। भागने की फिराक में उसने मोबाइल निकालकर अपनी दोस्त मधु को जानकारी देने के लिए फोन किया। उसने मधु को बताया कि उसके लौटते समय कड़बी चौक पर उस पर हमला होने वाला था। वो इसके आगे कुछ कहता, इससे पहले ही ऑटो और बाइक पर आए लोगों ने ऋषि पर हमला कर दिया। परसे के पहले ही वार में ऋषि की चीख निकल गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर 10 फीट दूर जा गिरा था। इसके बाद भी उन लोगों ने ऋषि पर कई प्रहार किए। अपना काम करके हमलावर ऑटो रिक्शा से फरार हो गई। एक हमलावर वहां से ऋषि की कार ले गया ताकि कोई कार से उसे इलाज के लिए अस्पताल न ले जा सके। उसने ऋषि की कार सदर क्षेत्र के एलबी होटल के पास ले जाकर खड़ी कर दी। हथियार भी उन्होंने वहीं आसपास डाल दिए थे। ऋषि के फोन पर मधु से बात चल रही थी, लेकिन जब अचानक बातचीत बंद हो गई तो वो घबरा गई। वो उसी समय गोड़वाना चौक पहुंच गई। उस समय वहां काफी लोग जमा थे। वहां पड़े ऋषि का शव देखकर वो चीख पड़ी। इसी बीच किसी ने फोन से पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस उपायुक्त विनीता साहू भी वहां पहुंच गई। मधु ने पुलिस को बताया कि ऋषि उसका प्रेमी था और उसकी हत्या उसके पति मिक्की बख्शी व भाई सुनील भाटिया ने की है। ऋषि को मेयो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस लोगों से पूछताछ कर ही रही थी
कि तब तक पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय भी वहां पहुंच गए। डीसीपी विनीता साहू ने उन्हें पूरी जानकारी से अवगत कराया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर उपाध्याय मिक्की की प्रवृत्ति से भली भांति अवगत थे, क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का था। उन्होंने उसी समय थाना सदर के प्रभारी को आदेश दिया कि मिक्की को इसी समय उठवा लो। मिक्की बक्सी राजनगर में रहता था। थाना प्रभारी ने एक पुलिस टीम मिक्की के घर भेज दी। घटना स्थल की जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद थाना सदर पुलिस मधु को लेकर थाने लौट आई। मधु से कुछ जरूरी पूछताछ करने के बाद उसे घर भेज दिया गया था। उधर पुलिस टीम मिक्की बक्सी के घर पहुंची तो वो घर पर मिल गया। उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले आई। पुलिस ने मिक्की से ऋषि खोसला की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वो कहता रहा कि ऋषि तो उसका दोस्त था, भला वो अपने दोस्त को क्यों मारेगा। उसकी बात पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस जानती थी कि वो ढीठ किस्म का आदमी है, इसलिए पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि ऋषि खोसला की हत्या उसने अपने जानकार लोगों से कराई थी। उसकी हत्या कराने की उसने जो कहानी बताई वो काफी दिलचस्प थी। रुपिंदर सिंह उर्फ मिक्की बक्सी नागपुर शहर का काफी चर्चित व्यक्ति था। करीब 2 दशक पहले शहर में प्रॉपर्टी के कारोबार में उसका सिक्का चलता था। विवादित जमीनों से कब्जा खाली कराने के लिए उसके पास अच्छे बुरे हर किस्म के लोग आते जाते थे। शुरुआत में मिक्की ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कांस्टेबल की नौकरी भी की थी। उसकी तैनाती नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली के भामरागढ़ में थी। उसी दौरान निर्माण ठेकेदारों और सरकार के लोगों की फिक्सिंग का विरोध करते हुए उसने नौकरी छोड़ दी थी। बाद में नागपुर में उसने बेयरिंग बेचने का व्यवसाय किया। मिक्की दबंग स्वभाव का तो था ही, जल्दी उसके पास दबंग युवाओं की टीम तैयार हो गई। शहर ही नहीं, शहर के आसपास भी उसका नाम चर्चाओं में आ गया। वो कारोबारियों का मददगार होने का दावा करता था, लेकिन उसकी पहचान वसूलीबाज अपराधी के रूप में बनने लगी थी। बाद में मिक्की ने यूथ फोर्स नाम का संगठन शुरू किया। यूथ फोर्स के माध्यम से उसने युवाओं की टीम का विस्तार किया। उसके संगठन में बाउंसर युवाओं की संख्या बढ़ने लगी। बाद में उसने यूथ फोर्स नाम की सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली। शहर में सबसे महंगी व अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी के तौर पर यूथ फोर्स की अलग पहचान बन गई। इस एजेंसी में अब भी करीब 3000 सिक्योरिटी गार्ड है। 2 दशक पहले शहर में ट्रक व्यवसाय को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कई ट्रक कारोबारी बात बात पर पुलिस व आरटीओ से उलझ पड़ते थे। आरोप था कि ट्रक कारोबारियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उनसे अंधाधुंध वसूली हो रही है। उस स्थिति में मिक्की ने उत्तर नागपुर के महेंद्र नगर में यूथ फोर्स संगठन का कार्यालय खोला। उसके कार्यालय में ट्रक कारोबारी फरियाद लेकर आते थे। मिक्की ने अपने स्तर से कई मामले सुलझा दिए। दरअसल पुलिस विभाग में मिक्की के कई दुश्मन थे तो कई दोस्त भी थे। नाम चला तो पैसा भी आने लगा। मिक्की कारों के काफिले में घूमने लगा। 20-25 युवक उसकी निजी सुरक्षा में रहते थे। सार्वजनिक जीवन में अपना नाम बढ़ाने का प्रयास करते हुए मिक्की ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। राजनीति के क्षेत्र में भी उसने पैर जमाने की कोशिश की। लगभग सभी प्रमुख पार्टियों के बड़े नेताओं से उसके करीबी संबंध बन गए थे। उन पर वो खुले हाथों से पैसे खर्च करता था। मिक्की ने भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समर्थक के तौर पर पहचान बना रखी थी। वो गडकरी के जन्मदिन पर एक भंडारे का आयोजन करता था। सन 2002 की बात है। तब तक मिक्की की पहचान सेटलमेंट कराने के एवज में बड़ी वसूली करने वाले अपराधी के तौर पर हो गई थी। एक मामले में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एसपी यादव ने मिक्की को गिरफ्तार कराकर सड़क पर घुमाया था। उसकी आपराधिक छवि के कारण उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। शादी की उम्र निकलने लगी थी। उसके दोस्तों ने उसके लिए इधर उधर रिश्ते की बात छेड़ी। उसके दोस्तों में ऋषि खोसला व सुनील भाटिया प्रमुख थे। तीनों ने शहर के हिस्राब कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई की थी। ऋषि खोसला मिक्की का दोस्त ही नहीं, बतौर कार्यकर्ता भी काम करता था। कई मामलों में वो मिक्की के लिए प्लानर की भूमिका निभाता था। हरदम साये की तरह वो उसके साथ लगा रहता था। ऋषि को अभिनय का भी शौक था। उसने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। हिंदी फिल्म आशा द होप में उसने मुख्य विलेन का किरदार निभाया था। सुनील भाटिया मिक्की व ऋषि के साथ ज्यादा नहीं रहता था, लेकिन कम समय में उसने सट्टा कारोबार में बड़ी पहचान बना ली थी। ये वही सुनील भाटिया था जो आईपीएल मैच स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दिल्ली में पकड़ा गया था। तब सुनील के गिरफ्तार होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ क्रिकेटर भी जांच की चपेट में आ गए थे। पिछले कुछ समय से वो स्वयं को साईं बाबा के भक्त के तौर पर स्थापित कर रहा था। उसने नागपुर में कड़वी चौक परिसर में साईं मंदिर भी बनवाया था। वहां हर गुरुवार को वो बड़ा भंडारा कराता था। क्रिकेट और राजनीति के अलावा भाटिया के आपराधिक क्षेत्र में भी देश दुनिया के कई बड़े लोगों से सीधे संबंध थे। मिक्की के लिए रिश्ते की बात चल रही थी, लेकिन सामान्य परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा था। अपराधी के हाथ में कोई अपनी बेटी का हाथ देने को तैयार नहीं था। ऐसे में ऋषि खोसला को ना जाने क्या सूझा। एक दिन उसने दोस्तों की पार्टी में कह दिया कि मिक्की भाई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं बात नहीं बन रही है तो हम कब काम आएंगे। शादी के लिए सुनील भाई की बहन मधु भी तो है।
सुनील भाटिया की बहन मधु ने MBA कर रखा था। बाद में इस प्रस्ताव पर विचार हुआ। उस समय सुनील भाटिया हत्या के एक मामले में जेल में था। मधु मिक्की से उम्र में 10 साल छोटी थी। इसके बावजूद वो मिक्की से शादी के लिए राजी हो गई। लिहाजा बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हुई। मधु का मिजाज भी दबंग किस्म का था। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने मिक्की के संगठन यूथ फोर्स के कारोबार में दखल देना शुरू कर दिया। वो यूथ फोर्स अकेडमी की संचालक बन गई। मिक्की कारोबार की जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपनी नई दुनिया को संवारने लगा। राजनीति में भी उसका दबदबा कायम होने लगा। सन 2007 व 2012 के महानगर पालिका के चुनाव में मिक्की ने यूथ फोर्स का पैनल लड़ाया। पैनल के उम्मीदवार तो नहीं जीते, लेकिन मिक्की की पहचान उभरते नेता के तौर पर बनने लगी थी। इस बीच एक कांड हुआ जिसने मिक्की की जिंदगी के सुनहरे रंगों को ही छीन लिया। सन 2012 की बात है। उराड़ी रोड पर जमीन विवाद के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता गणेश मते का अपहरण कर लिया गया। बाद में उनकी हत्या कर शव कलमना में रेलवे लाइन पर डाल दिया गया था। इस हत्या का सूत्रधार मिक्की ही था। मामला 2 करोड़ की वसूली का था। तब राज्य में कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी। गृह मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस के ही थे। सत्ताधारी पार्टी के नेता की हत्या के मामले को स्थानीय से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं ने चुनौती के तौर पर लिया। मिक्की बचाव का प्रयास करता रह गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो करीब 3 साल तक जेल में रहा। जेल से छूटा तो मिक्की के लिए सारा नजारा बदल सा गया था। उसकी पत्नी मधु ने यूथ फोर्स सिक्योरिटी एजेंसी का कारोबार न केवल संभाल लिया था, बल्कि अधिकृत तौर पर उसे अपने नाम कर लिया था। मिक्की के साथ साई की तरह रहने वाले ऋषि खोसला के व्यवहार में भी बदलाव आ गया था। ऋषि उसके बजाय उसकी पत्नी मधु से ज्यादा लगाव दिखाने लगा था। जेल में रहते मिक्की की सेहत में भी काफी बदलाव सा आ गया था। वो सेहत सुधारने के लिए सुबह शाम सदर स्थित जिम में जाया करता था। मधु अक्सर ऋषि के साथ घर से गायब रहती थी। कभी किसी पार्टी में तो कभी क्लब में वो ऋषि के साथ दिखती थी। पहले तो मिक्की को लग रहा था कि पारिवारिक संबंध होने के कारण मधु ऋषि से अधिक खुली मिली है। वैसे भी दोनों की शादी से पहले ही पहचान थी। लेकिन संदेह हुआ तो एक दिन मिक्की ने मधु पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया। मजाक में उसने कह दिया कि ऋषि से ज्यादा चिपकना ठीक नहीं है। यहाँ कौन किसका सगा है, सबने सबको ठगा है। मिक्की की नसीहत का मधु पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन जब मिक्की और मधु के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। मधु ने साफ कह दिया कि ऋषि से उसके प्रेम संबंध है। ये सुनते ही मिक्की का दिमाग घूम गया। मधु ने यह भी बता दिया कि तुम जब जेल में थे तब ऋषि कैसे काम आता था। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से लेकर कई मामलों में ऋषि ने अपने घर परिवार की जिम्मेदारी की परवाह तक नहीं की। उस समय ऋषि ही उसका एकमात्र सहारा था। अब वो किसी भी हालत में ऋषि को खोना नहीं चाहती। मिक्की ने पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। तब मिक्की ने मधु के भाई सुनील भाटिया को सारी बात बता दी। सुनील की समाज में काफी इज्जत ही नहीं बल्कि रुतबा भी था। इसलिए उसने भी बहन मधु को समझाने की कोशिश की, पर मधु तो ऋषि खोसला की दीवानी हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने प्रेमी की खातिर पति और भाई की इज्जत को धूमिल करने में हिचक महसूस नहीं की। वो बार बार ऋषि से मिलती रही। अपनी बहन मधु पर जब सुनील का कोई बस नहीं चला तो वो तैस में आ गया। उसने न केवल ऋषि को धमकाया बल्कि उसकी पत्नी को भी चेतावनी दी कि वो पति को समझा दे या फिर अपनी मांग का सिंदूर पूछ ले। मधु और मिक्की के बीच विवाद बढ़ता गया तो मधु ने कश्मीरी गली वाला मिक्की का फ्लैट हड़प कर उसमें रहना शुरू कर दिया। वो उसी फ्लैट में रहकर कारोबार संभालती रही। समय का चक्र नया मोड़ ले आया। एक ऐसा मोड़ जहाँ शेर की तरह जीवन जीने वाले व्यक्ति को भी भीगी बिल्ली की तरह रहना पड़ रहा था। मिक्की बख्शी नाम के जिस शख्स का नाम सुनकर अच्छे अच्छे तुर्रम खान डर के मारे पानी मांगने लगते थे, वो खुद को एकदम लाचार असहाय समझने लगा। मिक्की ने बीवी को क्या कुछ नहीं दिया था। उसने अपनी आधी से अधिक दौलत उसके नाम कर दी थी। जब मधु ने ऋषि खोसला का साथ नहीं छोड़ा तो अंत में मिक्की और सुनील ने फैसला कर लिया कि ऋषि को ठिकाने लगाना ठीक रहेगा। मिक्की जब जेल में बंद था तो उसकी जान पहचान गिरीश दसारवर नाम के 32 साल के बदमाश से हो गई थी। मिक्की ने ऋषि खोसला को निपटाने के लिए गिरीश से बात की। इसके बदले में मिक्की ने उसे अपने एक धंधे में पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। गिरीश इसके लिए तैयार हो गया। सौदा पक्का हो जाने के बाद गिरीश ने अपने शागिर्दों से बात की। उसके सभी शागिर्द उसका साथ देने को तैयार हो गए। उसके बाद वो सभी ऋषि खोसला की रेकी करने लगे। 20 अगस्त 2019 को उन्हें ये मौका मिल गया। तब उन्होंने गोंडवाना चौक पर उसकी फरसे से प्रहार करके हत्या कर दी। मिक्की बख्शी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने गिरीश दसारवर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था। घटना के 3 दिन बाद अन्य आरोपियों राहुल, कुणाल, आरिफ इनायत, आजीज अहमद और अनीस अहमद को भी बाड़ी क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल की इमारत से गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों पर हत्या, डकैती, सेंधमारी, अपहरण व मारपीट सहित अन्य मामले दर्ज थे।
सन 2011 में गिरीश ने अपने दोस्त जगदीश के साथ मिलकर दिनेश बुकावार नामक चर्चित प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दिनेश के शव को उसने अपने घर में ड्रम में छिपाकर रखा था। आरोपियों में कुछ लोग ओला कैब चलाते हैं। सभी अभियुक्तों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।